Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो 6.4 एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। हमने इसके पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज का जो क्वेश्चन है उसमें हमने थीटा की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हम अपनी जो ट्राइंगल होगी उसको कंप्लीट करेंगे, यानी उसमें कितनी चीज़ें होती हैं, कितनी गिवन हो तो आप बाकी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट एक क्वेश्चन है जिसमें हमने उसको प्रूव करना है। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इन द इंटरवल ऑफ 0 से लेकर π/2, यानी कि 0 से वैल्यू जो थीटा की होगी वो ग्रेटर देन एंड इक्वल भी हो सकती है, और π/2 यानी कि 90 से लेस होगी और उसके इक्वल भी हो सकती है। सो इसका पहला पार्ट है 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। जिस तरह अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास कोई वैल्यू है x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x अलग करें, तो आप कहेंगे कि हम इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और x की जो वैल्यू है उसको अलग करेंगे। इसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को बोर्ड के ऊपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, ठीक है। और पहला इसका पार्ट है 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो 2 है इसको शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे, मीन्स sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। जब ये इधर डिवाइड होगा तो नीचे वाली टर्म के साथ ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1/4 बन जाएगा। अब आपको ये जो थीटा है इसको अलग करना है, मीन्स पीछे जो ये साइन है और जो स्क्वायर है इसको भी ख़त्म होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/4 का भी आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, 1/2 आ गई। अब हमें सिर्फ थीटा चाहिए, तो थीटा का मतलब है कि ये जो साइन होगा ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है। हमने जो टेबल बनाया था एक्सरसाइज में कि 90 तक कम से कम जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिपेयर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो कैलकुलेटर से वैल्यू है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये साइन इनवर्स है, इसका मतलब क्या है कि आप शिफ्ट प्रेस करें, साइन प्रेस करें और 1/2 प्रेस करें, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री होगी, यानी कि π/6। जो π/6 इसकी वैल्यू है ये हमने रेडियन की फॉर्म में लिखी है। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, आप इसको 30 डिग्री भी लिख सकते हैं और रेडियन में भी लिख सकते हैं। और ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, थीटा की वैल्यू जो कि किसके दरमियान आ रही है, 0 से लेकर π/2 के दरमियान लाई कर रही है। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो इसका सेकंड पार्ट है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इससे अलग से कोई शेप बनानी है ताकि कोई एक हमारे पास एक प्रॉपर शेप में थीटा आ जाए और फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। मीन्स साइन थीटा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 1 बन जाएगा दूसरी साइड पे। अब साइन थीटा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। साइन ओवर कॉस की फॉर्म में टेन को लिखा जा सकता है। अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 कर देंगे, यानी शिफ्ट 10 आप 1 भी प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर वैल्यू डायरेक्ट याद हैं तो थीटा जो 1045 है उसकी वैल्यू 1 की इक्वल होती है, मीन्स π/4 यानी कि 45 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। अब इसी तरीके से आपके पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपके पास क्या चीज़ है, सीकंड स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। अब आपको क्या करना है, आपको एक थीटा चाहिए। तो इट मीन्स जो हमने इसका पहला क्वेश्चन किया जिसमें हमने मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ और वैल्यूज़ को यूटिलाइज किया है, वो यूज़ करके हमने क्या करना है, कोई एक वैल्यू बनानी। अब देखें सीकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखें सॉरी यहाँ पे 0 है दूसरी साइड पे, इसी तरह यहाँ पे भी 0 है। वेट अ मिनट, तो अगर मैं इस tan को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यानी कि tan को मैं उस साइड पे लेके गया और फिर इनको इस तरतीब में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। मीन्स मैं अब एक स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने ही tan वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ है। सो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 के इक्वल रहेगा। अब यहाँ से जो दो स्टेप हैं वो आपने खुद करने हैं। ये आप देखें इस क्वेश्चन की तरह का कंस्ट्रक्ट हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसका भी जो आंसर होगा वो यही आएगा। और आप दो स्टेप इसी तरीके से इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगले जो दो स्टेप हैं वो आपने खुद से करने हैं ताकि आपका प्रीवियस पार्ट भी क्लियर हो जाए और ये वाला जो पार्ट है ये भी क्लियर हो जाए। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या चीज़ है, सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। सॉल्व द फॉलोइंग का क्या मतलब होगा कि टोटल जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें 6 चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा और गैमा, 3 एंगल हो गए। इसी तरह 3 जो होती हैं उसमें साइड्स होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, टोटल हमारे पास 6 चीज़ें होती हैं। अब कुछ डाटा जो होगा वो हमें गिवन होगा और उस गिवन डाटा से कुछ चीज़ें हमें जो अननोन होंगी वो फाइंड आउट करनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर जो एंगल C है वो 90 डिग्री है, जो A है वो 4 के इक्वल है सेंटीमीटर, और जो C है वो 4 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है, और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उसमें एक तो जो साइड है वो बन रही है यानी कि B, दूसरा हमारे पास बीटा जो एंगल है वो हमने फाइंड आउट करना है, और तीसरा जो एंगल अल्फा है वो फाइंड आउट करना है। मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता दूंगा कि आप जो है वो आसान किस तरीके से लिख सकते हैं राइट ट्राइंगल को, कि कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, कहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ आएगी, और अगर ना भी लिखें तो तब भी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले एंगल C 90 है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे C आएगा। वैसे तो क्या होता है, अब ये C है ना, तो C के सामने जो होगी वो आपकी C साइड होगी, 4 इंटू अंडर रूट 2। C भी क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसको अल्फा कहता हूँ यानी कि इसको मैं A कहता हूँ तो यहाँ पे एंगल अल्फा हो जाएगा और इसी के सामने हमारे पास A आ जाएगा। अगर मैं इसको B कहता हूँ यहाँ पे बीटा आ जाएगा और इसके सामने हमारे पास B आ जाएगा। टोटल हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एंगल बीटा फाइंड आउट करना है, एंगल अल्फा फाइंड आउट करना है, और जो B साइड है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर आपके पास दो जो साइड्स हैं वो गिवन हो, जो तीसरी साइड है वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। सो क्या करते हैं हम, अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर के और जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है उसके इक्वल होता है। अब जो हाइपोटेन्यूज है वो है हमारे पास 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ए का जो स्क्वायर है वो 4 का स्क्वायर है और बी का जो स्क्वायर है वो एज इट इज बी का ही स्क्वायर आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये 32 बन जाएगी। अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर होगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, और 4 का जो स्क्वायर होगा वो 16 होगा। टोटल 32 है, इज इक्वल टू 16 प्लस बी स्क्वायर। दूसरी साइड पे ले आए, 32 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और जो b की वैल्यू है वो हमारे पास 4 आ गई है। एक जो अननोन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आ जाती है बारी
बीटा की, इस एंगल को हमने फाइंड आउट करना है और फिर जो अल्फा एंगल है वो फाइंड आउट करना है। मैंने आपको 3 जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी ना वो बताई थी। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉज किसके इक्वल होता है, और इसी तरीके से जो टेन है वो किसके इक्वल होता है। साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है। इसका मतलब है कि अगर मुझे बीटा फाइंड आउट करना हो तो मैं लिख सकता हूँ ना, साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू मेरे पास मौजूद है, यहाँ से ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। सो बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 2, बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 या 45 डिग्री। तो जो दूसरा अननोन था बीटा वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर एक एंगल आपके पास गिवन था, एक हमने फाइंड आउट कर लिया, आप जानते हैं जो आसान तरीका है वो यह है कि ट्रायंगल की जो एंगल का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब सी से यानी कि गैमा एंगल जो हमारे पास है वो हमारे पास गिवन है कि वो 90 है, और जो बीटा एंगल है वो अभी हमने फाइंड आउट किया है वो 45 है, इज इक्वल टू 180 मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 45। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये जो थर्ड एंगल है ये भी हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल आ गया। अब जो तीसरा अननोन था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर ये आपने एक क्वेश्चन समझ लिया है तो इसके जो सारे पार्ट्स हैं यानी कि इसके जो 5 पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। बट हाँ, डाटा जो है वो चेंज हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट में पी क्यू आर ट्राइंगल है और नेक्स्ट वाला इसी तरह पी क्यू आर ट्राइंगल, फिर एक्स वाई जी ट्राइंगल। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपके पास जो फॉर एग्जांपल अब जिस तरह पांचवा पार्ट है, अब पांचवें पार्ट में हमारे पास सिर्फ साइड्स दी गई हैं, तीनों जो एंगल हैं वो फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब ये है कि बेसिकली हमें 4 चीज़ें की हुई हैं। 4 कैसे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। हम राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक एंगल तो ऑब्वियस है कि वो 90 का होगा, बट इस पे भी हम आएंगे। इससे पहले हम कोई और पार्ट इसका सॉल्व करते हैं और फिर जो है वो हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल चलें, सेकंड पार्ट ही डिफरेंट है जिसमें हमारे पास ट्राइंगल जो है वो पी क्यू आर है और इस ट्राइंगल के अंदर एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, एंगल जो P है वो 60 डिग्री के इक्वल है और PQ जो है वो 4√3 है। अब ये जो डाटा हमारे पास गिवन है, इस डाटा से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सी साइड Q होगी। ये देखें ये Q है क्योंकि 90 डिग्री है। अब फिर उसने कहा है कि जो एंगल P है वो 60 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अब हमने, और तीसरी जो चीज़ है वो क्या है कि जो PQ है, अब 2 तरीके हैं आपके पास लिखने के। आप इस पॉइंट को भी P कह सकते हैं, अगर उस पॉइंट को P कहेंगे तो फिर ये जो साइड होगी ये PQ बन जाएगी। अगर आप इसको कहते हैं तो यहाँ पे ये एंगल बन जाएगा 60 और आपके पास ये जो साइड है ये हमारी 4 × √3 आ जाएगी। अब 3 चीज़ें तो हमें गिवन है और बाकी जो हमारे पास कौन सी चीज़ अननोन है, इसका मतलब है ये फिर R होगी। चले मैं इसको थर्ड एंगल को जो है ना वो अल्फा ही कह देता हूँ। एक तो हमने इसका एक एंगल फाइंड आउट करना है QP, और अगर आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो चले मैं इसको मज़ीद R ही कह देता हूँ कि R एंगल, क्योंकि क्वेश्चन में उसने जो नाम दिए हुए हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। एक R हमने एंगल फाइंड आउट करना है, दूसरा हमने जो QR साइड है वो फाइंड आउट करनी है, और थर्ड जो हमारे पास PR जो साइड है वो फाइंड आउट करनी है। अब जब आपको 2 एंगल दिए हुए हैं तो तीसरा जो थर्ड एंगल R है वो तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राइंगल्स के जो एंगल्स का सम होता है, चलें PQR के ही रेफरेंस से लिख देते हैं, वो 180 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो Q एंगल है वो भी गिवन है जो कि 90 के इक्वल है, और R हमने फाइंड आउट करना है। सो R इज इक्वल टू 180 माइनस 150, सो P इज इक्वल टू 30 डिग्री। तीसरा एंगल एक जो चीज़ है, सॉरी R जो है वो 30 डिग्री की इक्वल आ गई, एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली।
अब आते हैं अपनी जो दूसरी चीज़ है उसके ऊपर, और दूसरी चीज़ कौन सी है, हमने क्यू आर जो साइड है वो फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस जो क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ करेंगे इसके लिए, आर क्यू के लिए। कैसे यूज़ करेंगे हम, देखें अगर मैं इस पे अप्लाई करूं tan 60 हमारे पास इक्वल होता है आर क्यू, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। अब टोटल तो 3 चीज़ें हैं, 3 में से 2 आपके पास नॉन हैं। आप क्या करें, इसको एक ही स्टेप में ले आए tan 60 और इसके साथ मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4√3 इज इक्वल टू आर क्यू, यानी कि जो पी क्यू की वैल्यू है वो 4√3 थी, वो हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर देना है। वैसे तो जो tan 60 की वैल्यू है, अगर हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखें तो ये ज़्यादा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। वो इक्वल होती है √3 के, और 4√3 ये हमारे पास है आर क्यू। तो ये हमारे पास जो बनेगी 12 वैल्यू बनेगी। अब कैसे 12 वैल्यू बनती है, 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट मिलके √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ 3 बचेगा, 4 3s आर 12 हो जाएगा। इसका मतलब है ये हमने जो आर क्यू है या क्यू आर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि 12 के इक्वल है। 2 चीज़ें आगे। अब ये हाइपोटेन्यूज जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, और वो आप खुद से फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे अप्लाई करेंगे, आपके पास बेस की वैल्यू मौजूद है, आपके पास परपेंडिकुलर की भी वैल्यू मौजूद है। सो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो पी आर होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम को देखना है तो वो हमने ये अप्लाई किया हुआ है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 वैल्यूज मौजूद थी, एक जिस तरह हमने फाइंड आउट किया है, यही आप अप्लाई करेंगे अपने इस पार्ट में। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट इसका कोई डिफरेंट पार्ट है, वो है 5 पार्ट विच इज़ इम्पोर्टेंट एज वेल। हमारे पास ट्राइंगल है एल एम और एन, और इसमें हमारे पास एल एम जो है वो 10 है, और जो एम एन है वो 8 है, और जो एन एल है वो 6 है। बेसिकली आपने ये जज करना है कि कौन सी साइड जो होगी वो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। तो हाइपोटेन्यूज डेफिनेटली वो चीज़ बन सकती है जिसके बाकी जो 2 साइड्स के सम का स्क्वायर हो वो तीसरे के इक्वल आए, तो वो हाइपोटेन्यूज बनता है। मैं आपको एक दफ़ा जो है वो करके भी दिखा देता हूँ, वैसे ये करना नहीं है। अब देखो ना, फॉर एग्जांपल 10 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 36, और इसका जो 100 इज इक्वल टू 100 की इक्वल आ गया। इसका मतलब है ये जो साइड है ना, ये मेरी क्लियर हो गई कि ये एल एम है जो कि 10 के इक्वल है। ठीक है, बाकी दोनों में से कोई एक आप ले लो, यानी कि ये हमारे पास फिर डेफिनेटली n होगी। जब ये n है इसका मतलब है एम एन ये भी हमारे पास 8 है और ये 6 की इक्वल है। अब ये तो ऑब्वियस हो गया कि जब वो कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब है एंगल n जो है वो 90 की इक्वल है। हमने ये वाला जो एंगल है ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है। ये जो एंगल है जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है, tan की वैल्यू tan, अब L फाइंड आउट करना है तो चले मैं उसके नाम को L ही कह देता हूँ। ठीक है कि L एंगल मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होता है। तो L इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। अब आपके पास ये 4/3 है तो आप इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि 4/3 की आपके पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। शिफ्ट tan 4/3, द एंगल इज 53 डिग्री। दूसरा एंगल आ गया। जब दूसरा एंगल आ जाए तो तीसरा जो m एंगल है वो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। हम तीनों क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया है कि L, M और N या ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि L हमारे पास मौजूद है जो कि 53 डिग्री है, और N हमारे पास मौजूद है जो कि 90 डिग्री है। M हमें फाइंड आउट करना है, तो m किसकी इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 53। कैलकुलेशन करके आपने खुद से लिख लेना है कि जो m है वो कितने डिग्री के इक्वल आ रहा है।
और आप चेक भी कर सकते हैं क्रॉस के तीनों एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के वो सम 180 है, तो क्या आपके एंगल्स 180 आ रहे हैं? अगर सम 180 आ रहा है तो इसका मतलब है आपने जो एंगल फाइंड आउट किए हैं वो ठीक है। इसमें क्या डिफरेंट था, इसमें जो ये स्टेप है वो मैंने बल्कि आपको करके भी दिखा दिया कि आपने जज करना है कि कौन सी जो चीज़ है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी साइड बड़ी साइड है। वैसे भी नज़र आ रहा होता है जो बड़ी साइड होती है, लेकिन आप अगर चेक करना चाहें तो इससे आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा 5। इसके अब 1 से 2 पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लियरिटी हो। अब हम आते हैं अपना जो 5 क्वेश्चन है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इफ़ के बाद जो डाटा होता है वो गिवन डाटा होता है और कॉज अल्फा और साइन बीटा, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास y की r कॉज अल्फा और कॉज बीटा, और तीसरी हमारे पास z की वैल्यू है r साइन अल्फा। हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल आएगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ। इफ़ के बाद जो डाटा होता है वो गिवन डाटा होता है। अब ये जो डाटा है ये हमें गिवन है, इसको यूज़ करते हुए मैंने उस तक पहुंचना है। अब अगर आप गौर करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज़ गिवन है इनकी हमने स्क्वेयरिंग करनी है। तो अगर हमने इसकी स्क्वेयरिंग करनी है तो तीनों का आप स्क्वेयर कर लें, इसको बेशक आप 1 कर दें, 2 कर दें और 3 कर दें। फिर अगर हम दूसरा स्टेप देखें तो तीनों ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब है हम तीनों का स्क्वेयर करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारे पास आगे जो वैल्यू आएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद वो हमारी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की वैल्यू होगी। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, अलग अलग एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर निकाल लो, वैल्यूज निकालने के बाद उनको क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, यानी कि सिंप्लीफाई करके सामने लिख दो। दूसरा तरीका मैं इधर लिख रहा हूं, एक ही स्टेप, स्क्वेयरिंग 1 2 3 एंड एडिंग। हम क्या कर रहे हैं, हम इनकी स्क्वेयरिंग कर रहे हैं और एडिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लेफ्ट साइड होगी ना वो लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, आर कॉस अल्फा साइन बीटा होल स्क्वेयर, आर कॉस अल्फा कॉस बीटा होल स्क्वेयर, और नेक्स्ट होगा आर साइन अल्फा होल स्क्वेयर। तो हमने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दी और एडिंग कर दी। अब ये फाइनल हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, जब हम राइट साइड जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का सोल्यूशन होगा। मीन्स आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर बीटा प्लस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा। अब जो चीज़ें कोई कॉमन आ रही हैं वो आपने कॉमन लेनी है, आर स्क्वेयर जो है वो कॉमन आ गया। अब उसके बाद आपने देखना है कि क्या इन तीनों में से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन आ रही हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली दो को देखूं तो देखो इन दोनों में से कॉस स्क्वेयर जो है वो कॉमन आ रहा है। तो अब मैं पहली जो दो हैं उनमें से कॉस स्क्वेयर कॉमन ले रहा हूँ, हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो ये बचेगी, और जो थर्ड है वो एज इट इज आ जाएगी, और आर स्क्वेयर जो है वो इन तीनों वैल्यूज के साथ कॉमन आ रहा है। आई होप आपको ये जो स्टेप है वो क्लियर होगा। मैं इसको कलर्ड कर देता हूं ताकि आपको ले, आर स्क्वेयर तीनों सारी वैल्यूज का है, पहली जो दो थी उनमें से मजीद कॉस स्क्वेयर कॉमन था वो लिखा, और इसका साइन स्क्वेयर बीटा यहाँ पे लिख दिया और इसका कॉस स्क्वेयर बीटा यहाँ पे लिख दिया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम कर रहे हैं सिंप्लीफाई। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा। साइन स्क्वेयर एंगल प्लस कॉस स्क्वेयर जो एंगल होता है वो 1 के इक्वल होता है। एंगल का क्या मतलब है, एंगल का मतलब कोई भी इक्वल आ सकता है। आपने ये पढ़ा हुआ है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा का मतलब है एंगल। अब एंगल का मतलब है कि उसका नाम कोई भी हो सकता है, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। जब एक जैसे होंगे तो वो 1 की इक्वल आएगा। साइन स्क्वेयर 60 प्लस कॉस स्क्वेयर 60 इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वेयर एल प्लस कॉस स्क्वेयर एल इज इक्वल टू 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखें, मजीद क्या बन गया, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस
साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये दोबारा से जो है ना वो 1 के इक्वल आ गया। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, अगर ये होता cos स्क्वायर अल्फा और ये होता साइन स्क्वायर बीटा तो फिर ये 1 के इक्वल ना होते। अब दोनों सेम एंगल हैं, हम फार्मूले को जानते हैं कि उससे वैल्यू दोनों एंगल सेम हो तो वो 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो जेड स्क्वायर की वैल्यू है वो आर स्क्वायर के इक्वल आ रही है। सो ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके स्पेशली जो दोनों क्वेश्चन हैं, यानी कि इसका जो 4 क्वेश्चन है और 5 दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके 1 से 2 जो पार्ट हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये थी हमारी जो एक्सरसाइज 6.4। अब जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 6.5, उसका हम थोड़ा सा इंट्रो करते हैं और फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपके पास पेज नंबर है 134, ठीक है। 134 में दो चीज़ें हैं, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन एलिवेटर से, यानी कि आप अगर ज़मीन पे खड़े होगे, आसान अगर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो एलिवेशन और दूसरा है डिप्रेशन, ठीक है जी। अगर आप जमीन पे खड़े होते हैं और छत के ऊपर कोई इंसान खड़ा है, उसको नीचे से ऊपर की तरफ आप देखते हैं अगर, यानी कि ये आपके पास जमीन है और छत पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, आप उसको ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो आपका जमीन के साथ जो यहाँ पे एंगल बनेगा रेफरेंस लाइन के साथ, वो कहलाएगा एलिवेशन एंगल, ठीक है। और अगर इसी को अपोजिट कर लें कि जो आदमी है वो छत के ऊपर खड़ा है, यहाँ पे जो है वो एक आदमी खड़ा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, यानी कि ये छत जो है ये इसकी लाइन ऑफ साइट बन गई है। अगर वो नीचे की तरफ यहाँ पे खड़े किसी इंसान को देखता है तो इसका जो एंगल बनेगा रेफरेंस लाइन के साथ वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। फिर आगे हम एक अल्टरनेट एंगल की डेफिनेशन है वो हम यूटिलाइज करेंगे कि जितना एंगल यहाँ पे बनता है उतना ही यहाँ पे बनेगा, ठीक है। बेसिक अभी इसकी जो डेफिनेशन है कि अगर आप ज़मीन से खड़े होकर ऊपर की तरफ किसी चीज़ को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर छत पे खड़े होकर नीचे की तरफ कोई चीज़ देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट के साथ जो बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। OX एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, P लाइज द ऑब्जेक्ट ऑन द OX, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे अगर पड़ा हुआ है तो उसको अगर देखना है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और अगर क्या हो, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कहीं पड़ा हो, नीचे की तरफ कहीं पड़ा हो, अगर आप उसको देखेंगे यानी कि ऊपर से नीचे देखेंगे तो वो हमारे पास बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको आपने थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है। अब इसी रेफरेंस से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 6.5 होगी। आई होप आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा। 6.5 को हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर सॉल्व करेंगे। आज का जो लेक्चर है इसमें हमने अपनी 6.4 के क्वेश्चन को कंप्लीट किया, थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन दी है एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन की। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करके क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको रिपीट कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।